ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। एज़ प्रॉमिस्ड कि आखिरी तक साथ दूँगा इंशाअल्लाह। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसे ही मैंने कहा थोड़ा-सा आखिरी मोमेंट में आप लोग परेशान होंगे, क्या करना चाहिए, क्या है, क्या नहीं है, तो मैंने कहा थोड़ा-सा उसके ऊपर हम बात कर लें कि क्या है। देखिए, मैंने पेपर 1 के जब भी आपको कहा था कि 23-24 2023-2024 के पेपर्स पढ़ लें एक बार। तो अभी भी बोलूँगा कि यही वाला करें, इन पेपर्स को ज़रा एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा कल के दिन भी आप। तो एक तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, अक्टूबर-नवंबर 2024 का पेपर है, पेपर 2 वेरिएंट 2 ज़रा इसको देखते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरा दिल बोलता है शायद एग्ज़ामिन हो जाएँ, ठीक है, रिपीट हो जाएँ, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हम कर लेते हैं। ऐसे ही कभी-कभार आता है ना कि यार शायद हो जाए, क्योंकि ये P1 में जो है वो एग्ज़ामिन भी नहीं हुआ इस वजह से, ठीक है। और देखिए पेपर 2 अच्छा करना, P1 भी ये लोग काउंट करेंगे। अभी तक कोई भी ऐसी क्या बोलते हैं ब्रीफिंग नहीं आई है कि ये पेपर आउट हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है। तो हमें हर चीज़ जो है वो देख कर करनी है और पेपर 2 भी आप अपने बेस्ट देकर आएँ इंशाल्लाह, सही है। ओके जी, तो ये केस स्टडी है, नाम है पॉट प्लांट्स, ठीक है। पीपी इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सही है। पेपर 2 में अमूमन तौर पे वो आपको लीगल स्ट्रक्चर ज़रूर बताता है, 2024 नवंबर, ठीक है। लीगल स्ट्रक्चर ज़रूर बताता है। So PP is a private limited company that grows and sells plants in pots. ठीक है, गमलों में प्लांट्स बेचता है और मतलब ग्रो भी करता है और बेचता भी है। PP has 12 large shops in country Q and uses a variety of promotion. इसके पास 12 दुकानें हैं एक ही कंट्री में, कंट्री Q में, और प्रमोशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। The shops are located in the countryside and PP owns large fields near each shop. ठीक है, शॉप जो है वो कंट्री साइड पर है, तो ये शॉप जो है वो कंट्री साइड पर है और क्या बोलते हैं, लार्ज फील्ड हर शॉप के पास होती है, नर्सरी टाइप बनी होती है, where the plants are grown. The business is split into two divisions, growing and retail. Table 1.1 shows human resource data. ग्रोइंग माली की सर्विस और रिटेल यही करता होगा मेरे ख्याल से। एवरेज वर्कफोर्स फॉर द ईयर 450 इसके पास ग्रोइंग पे है और रिटेल में इसके पास 120 लोग काम करते हैं। 450 में से 100 छोड़ के चले गए और 120 में से 14 छोड़ के चले गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं लेबर टर्नओवर। इनमें से 100% लोग ट्रेड यूनियन पे है, लेकिन रिटेलर से 25% है। ट्रेड यूनियन का सवाल तो आ गया हमारे पास, तो मुश्किल है। पेमेंट मेथड सैलरी एंड फीस रेट, और रिटेलर को मिलता है सैलरी एंड पीपी's प्लांट आर सोल्ड इन प्लास्टिक और क्ले पॉट्स। प्लास्टिक में बिकता है, क्ले पॉट। द मैन्युफैक्चर ऑफ दीज पॉट्स इज आउटसोर्स बिटवीन टू बिजनेस, और ये पॉट्स बाहर से बनवाता है, आउटसोर्स। पहला बंदा कौन है? क्ले कंटेनर मैन्युफैक्चर्स क्ले पॉट्स इन वन साइज एंड वन कलर यूजिंग फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो प्रोडक्शन में तो एक जैसी क्वालिटी होगी और स्टैंडर्डाइज क्वालिटी होगी और ज्यादा मतलब सस्ता पड़ रहा होगा। सीसी इज बेस्ड इन कंट्री क्यू। पीपी वुड लाइक a larger variety of pods, but CC does not want to pay the capital expenditure that this would require. CC has a lead time of 3 days for PP's pods. 3 दिन में ये दे देता है और एक जैसा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। फैंटास्टिक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक पॉट्स इन लार्ज फैक्ट्री इन कंट्री एस। अच्छा, ये दूसरी कंट्री है, दूसरी कंट्री से माल लेने के मसले मसाइल अपनी जगह पे होंगे, ठीक है। The use of mass customization means that it can produce any size and any color of pot. The lead time is 1 month for PP's pot. एक महीने में जाकर मिलता है, ठीक है। ओके, अब देखिए, नो नीड फॉर एप्लीकेशन इन A1 and 2, बट हाउएवर ये समझाने के लिए अगर आप केस से लिंक कर भी दो तो नो प्रॉब्लम, और ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको बी पार्ट को केस से लिंक करना जरूरी है। फिर एक 8 मार्क का सवाल आता है। 8 मार्क का ब्रेकअप है, 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन एंड 2 एनालिसिस, सही है। और 12 मार्क में क्या होता है? 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 2 एनालिसिस एंड 6 इवैल्यूएशन। अब तक ये तो सबको पता चल चुका है, चीजें आप लोगों को याद है, सारी चीजें आप पढ़ के गए इंशाअल्लाह माशाल्लाह।
तो वन प्रमोशन मेथड बता दे भाई, एडवर्टाइजिंग लिख दे। ठीक है, वन प्रमोशन मेथड इज एडवर्टाइजिंग। खत्म, मिल गए आगे, एक मंग मिल गया, दैट्स इट। एक सेकंड रुकिए। ओके, हाँ हाँ, एक वर्ड भी लिख दो, मसला नहीं है मरियम, एडवर्टाइजिंग लिख दो, कोई मसला नहीं। फिर आता है एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब देखिए यहाँ एक बात एग्जामिनर ने समझाने की कोशिश की है, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब आप पैसा लगाते हो इन बाइंग मशीन, ठीक है ना, और ऑटोमेशन क्या बोलते हैं, मशीन खरीदते हो या नॉन करंट एसेट्स खरीदते हो, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ऐसा ही है। तो देखिए नॉलेज में मिल रहा है आपको परचेजिंग, बाइंग, स्पेंडिंग मनी, इन्वेस्टिंग, बोला इनमें से कोई भी वर्ड होगा मैं नॉलेज, इन्वेस्टिंग मनी किस चीज में? नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, किसमें? नॉन करंट एसेट्स में। और बोला चाहो तो यहाँ मशीन वगैरह की एग्जांपल दे दो, तो मैं आपको डेवलप्ड एप्लीकेशन के मार्क्स, 2 मार्क्स दे दूँ। तो इसका मतलब इन सिंपल इसने क्या बोला यहाँ पर देखिए, knowledge of the business, application to capital applied to a business context, यानी business context या business environment। ठीक है, नॉलेज तो आपको पता चल गई, एक्सप्लेनेशन क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्या चीज है, उसको प्रॉपर तरीके से समझाना और एक एग्जांपल देना। अब यहाँ पर खुद ये कह रहा है, इधर देखें, 3 मार्क के लिए क्या लिखना है, देखें, बाइंग नॉन करंट एसेट्स फॉर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देकर एक एप्लीकेशन का मार्क, knowledge of expenditure with the explanation of capital and a valid example of something that can be bought using capital। फिर अब देखिए बगैर एग्जाम्पल के 2 मार्क्स, तो इस तरह का, इससे हमें ये पता चला कि जो A2 है इसके अंदर अगर हम फंसे तो हम एग्जाम्पल देकर भी बात को समझा सकते हैं A2 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर टर्नओवर निकालने का बोल रहा होगा फॉर श्योर। ठीक है, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर फॉर पीपी इन 2020। तो लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ स्टाफ लीविंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल नंबर कितने, पीपी का पूछा है ना, तो दोनों डिविजन का पूछा है, तो टोटल कितने होते हैं? 570 लोग होते हैं, और छोड़ के कितने गए हैं? 114। तो नंबर ऑफ स्टाफ लीविंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर, अच्छा लेकिन अब एक बात को सुन लीजिए भाई, लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला जरूर लिखोगे, फॉर्मूला जरूर लिखोगे, इस तरह की कोई हरकत नहीं करोगे जल्दबाजी में कि मैं सिर्फ आंसर लिखो, फॉर्मूला लिखो। खुदा ना खास्ता पेपर स्ट्रेस के अंदर आपको ये आंसर गलत हो गया तो एटलीस्ट फॉर्मूला आपको मार्क्स दे देगा। फिर अजय, अब यहां पर देखें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लेफ्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड, 114 डिवाइड बाय 570 मल्टीप्लाई बाय। देखिए अगर आपका आंसर सिर्फ 20% है, यू विल गेट 3 मार्क्स। खुदा ना खास्ता आंसर गलत हुआ तो आपको ये जो पूरी की पूरी वर्किंग है ये मार्क्स देगी, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ। आपकी कितनी देर चली जाएगी ये फॉर्मूला लिखने में, मुझे बताएं। तो इसलिए अपनी आदत डालें फॉर्मूला लिखने या प्रॉफिट कैलकुलेट करने का बोले तो आप प्रॉफिट में लिख सकते हैं ना, प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एक लाइन लिखने में हमें क्या जाता है, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर प्रॉफिट की अमाउंट गलत लिखी तो एटलीस्ट वो फॉर्मूला तो मार्क्स दे देगा। क्लियर?
फिर ओके, अब दूसरा ट्रेड यूनियन का सवाल है। ट्रेड यूनियन आगे बढ़ते हैं, आ चुका है तो अभी इतना कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज ट्रेड यूनियन में समझ लेते हैं जरूर, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें एप्लीकेशन करनी बहुत जरूरी है। देखिए, अब इस तरह का सवाल है, वन पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज बीइंग मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, लेकिन किसके एम्प्लॉयज? पीपी। अब पीपी के एम्प्लॉयज मेंबर ऑफ बीइंग ट्रेड यूनियन, तो देखिए ये स्पेसिफिकली पीपी के लिए पूछ रहा है ना बच्चों। तो जब ये स्पेसिफिकली पीपी के लिए पूछ रहा है, ठीक है, तो यहां पर एप्लीकेशन आपको पीपी से करनी है, यानी जो ऊपर की स्टडी पे वर्ड दिए हुए हैं वो आपको अपने आंसर में लिखने हैं। यस साहब, आंसर में लिखने हैं, ठीक है। अब जरा यहां देखिएगा बच्चों, क्या फायदा होता है भाई वर्कर्स की इम्पैक्ट ऑन पीपी। अच्छा, पीपी के ऊपर इम्पैक्ट बोला है, तो वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी आ जाती है, वर्कर कलेक्टिव बार्गेनिंग हो जाएगी, ठीक है ना, एम्प्लॉय का वेलफेयर बढ़ जाएगा, बेटर कंडीशन मिलेंगी वर्कर्स को, ठीक है। अब बोल रहा है एक इम्पैक्ट बताओ जो पीपी पे आएगा अगर इसके एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होते हैं। अब देखिए, एक मार्क नॉलेज का है और 2 मार्क एप्लीकेशन के। अब यहाँ देखिए 2 मार्क एप्लीकेशन के कैसे दिए गए। एन इम्पैक्ट में बी फ्रॉम कलेक्टिव बार्गेनिंग। अभी हमने बोला कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है कि भाई पीपी बोलेगा कि मैं इंडिविजुअली किसी से नहीं मिलूंगा, आप लोग सब मेरे पास एक ग्रुप बन के आओ और मैं आप लोग के जो भी प्रॉब्लम है उसको देखूंगा। तो अब जब एक ग्रुप आकर बात कर रहा है ना, तो उस ग्रुप के अंदर वजन भी है क्योंकि रिप्रेजेंट दी होल वर्कफोर्स, तो इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, ठीक है। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग है तो इसका क्या मतलब है कि उनका वजन भी उन पे ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे ट्रेड यूनियन, which may mean PP has to pay increase wages। तो अब इस वजह से PP को इंक्रीज वेजेस पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। This will have a big impact on the growing division which has a 100% trade union। का जो ग्रोइंग वाला था उसमें सारे के सारे वर्कर थे। अच्छा, आप 100% नहीं लिखते, और कितने वर्कर थे? 100 वर्कर थे आई थिंक। ग्रोइंग बिजनेस में कितने वर्कर थे इसके पास? 100 वर्कर्स थे। तो आप सॉरी 450 वर्कर्स थे, तो आप चाहते तो यहाँ 450 वर्कर्स भी लिख सकते थे, आप चाहते तो यहाँ 100% वर्कर्स भी लिख सकते थे। दोनों केसेस पे आपको एक एप्लीकेशन का मार्क्स यहाँ पर मिल जाता। क्या मिल जाता? क्योंकि जितनी भी चीजें हैं ये आप कहाँ से लाए बेटा, ये आप यहीं से लेकर आए थे ऊपर केस स्टडी से, और कहीं से नहीं लेकर आए, ठीक है। यहाँ देखिए, पीपी को हाई वेजेस पे करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से बिग इम्पैक्ट आएगा खास करके ग्रोइंग डिवीजन पे, क्योंकि उसके पास सारे 100% वर्कर्स ट्रेड यूनियन पे, या ऑल 450 वर्कर्स बिलोंग टू ट्रेड यूनियन, ठीक है। अब यहाँ 3 मार्क्स कैसे दिए थे देखिए, एन इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबरशिप इज कलेक्टिव एंड दिस इम्पैक्ट कैन इंक्रीज वेजेस, द कंटेक्स्ट इज अप्लाइड टू दिस इम्पैक्ट। कंटेक्स्ट को अप्लाई भी करनी है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखिए इस तरह के सवाल को करने का। व्हाट इज इम्पैक्ट, यूं भी आप कर सकते हो, ये इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। ये इम्पैक्ट क्यों है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, ये आपको एक एक्सप्लेनेशन का मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर एप्लीकेशन। एंड फिर केस से कोई वर्ड लिंक कर, तो ये 2 चीजें एप्लीकेशन में काउंट होगी और ये एक नॉलेज में काउंट होगा। तो एक नॉलेज और 2 एप्लीकेशन। क्या इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट क्यों, सिंपल तरीका, इससे आसान कोई तरीका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, one advantage and one disadvantage to PP of outsourcing the manufacture of pots, ठीक है। नहीं, हम बेसिकली ग्रोइंग बिजनेस की बात करते हैं, ग्रोइंग बिजनेस में सारे 570 वर्कर्स नहीं है, ठीक है। वैसे आप 570 का भी जिक्र करके ग्रोइंग को हटाकर लिख देते तो एप्लीकेशन होगा। वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। अब यहाँ आपको एक नॉलेज का मार्क मिलेगा एडवांटेज का,
एक नॉलेज का मार्क मिलेगा डिसएडवांटेज का, फिर इस एक एडवांटेज को अप्लाई करना है केस पे, और उसके बाद उसकी एनालिसिस एंड देन उसकी डेवलप्ड एनालिसिस करनी है कि एडवांटेज होगा तो इससे क्या होगा और उससे फर्दर क्या होगा। तो ये आपका एक सेट बनेगा, फिर दूसरा सेट डिसएडवांटेज का भी बिल्कुल ऐसे ही बना, तो यू विल गेट 8 मार्क्स। बाकी और कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 2 पैराग्राफ 8 मार्क में, नो नीड टू राइट एनी डेफिनेशन, ठीक है, डायरेक्ट 2 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ एडवांटेज का, उसमें एप्लीकेशन करो, उसी की एनालिसिस, उसकी फर्दर। दूसरा पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में डिसएडवांटेज लिखो, उसी डिसएडवांटेज से आगे बढ़ोगे, डिसएडवांटेज करने के बाद उसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद उसकी एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस। 2 पैराग्राफ में काम होगा। अब बताओ आउटसोर्सिंग होती है तो क्या होता है, आउटसोर्सिंग होगी तो इसकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है, इसकी पॉट्स की, ठीक है। अब पॉट्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो इससे क्या होता है भाई, इससे फर्दर क्या होगा, इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छी हो जाएगी, ठीक है, प्लांट खराब नहीं होंगे। अब प्लांट का जिक्र कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन मिल जाएगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छी होगी, अच्छी पैकेजिंग होगी, कस्टमर हाई प्राइस पे करने को तैयार हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी बातें। अब यहाँ देखिए इसने क्या लिखा, इसने लिखा आउटसोर्सिंग कैन रिड्यूस पीपीज कैपिटल। ये आउटसोर्सिंग करेगा तो इसको ये मशीन वगैरह में पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा क्यों, टू प्रोड्यूस प्लास्टिक एंड क्ले। आउटसोर्सिंग से कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा, किस चीज से, प्लास्टिक और क्ले पॉट्स बनाने के लिए। प्लास्टिक और क्ले पॉट्स को यूज किया तो एप्लीकेशन हो गया, जिससे क्या होगा, ये पैसा कहीं और इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मार्केटिंग में, जिससे सेल्स बढ़ सकती है। दिस अलाउज पीपी टू स्पेंड ऑन अदर एरियाज ऑफ द बिजनेस सच एज मार्केटिंग व्हिच विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये पैसा जो बचेगा इधर, इसको हम कहीं और यूज करेंगे जिससे सेल्स बढ़ सकती है। अब डिसएडवांटेज क्या होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी हाई, या क्वालिटी, अब यहाँ पर आप चाहो तो क्वालिटी के ऊपर भी बात कर सकते हो, क्वालिटी खराब हो सकती है, डिलेज आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होगी। देखें, द पॉट्स विल नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू पीपी एज एफ इज इन कंट्री, आई थिंक यहाँ कोई कंट्री दी लीजिए, क्या देखिएगा, एज एफ इज इन, देखिए यहाँ पर कंट्री एस, तो मैं ये वाली बात भी तो यहाँ लिख सकता हूँ कि एस एफ कंट्री एस में है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई होगी। अब इससे क्या होगा, अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, एस एफ कंट्री एस में है, ठीक है, एंड द पोर्ट्स विल नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू पीपी, यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विल बी हाई। एंड एज एफ एफ इज इन कंट्री एस, अब ये कंट्री एस से और एफ एफ से मुझे क्या मिल गया, एप्लीकेशन मिल गई। इससे क्या होगा, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन पीपी कॉस्ट, फर्दर लीडिंग टू लोअर, इससे इसकी कॉस्ट बढ़ेगी और इसके प्रॉफिट कम होंगे। अगर आप क्वालिटी लिखोगे तो क्वालिटी में आप ये लिख सकते हो जिसकी वजह से प्लांट शायद फ्रेश ना रहे, प्लांट डाई आउट हो जाए, डाई डाउन कर जाए, इस तरह की कोई बात प्लांट से रिलेटेड कर दो, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में प्लांट्स का वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ, सिर्फ पॉट्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो आप प्लांट्स के ऊपर बात कर सकते हो, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये सवाल का जवाब दिया मैंने, किसी ने पूछा था कि अगर क्वालिटी एप्लीकेशन, क्वालिटी लिखते हैं क्या बोलते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो फिर इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, तो या अगर क्वालिटी बुरी हो जाएगी तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, तो मैंने बोला आप लिख दो कि भाई ये जो है वो प्लांट्स जो है वो मर जाएंगे। अब प्लांट्स मरेंगे तो अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा, जिससे इसकी ओवरऑल ब्रांड रेपुटेशन खराब होगी या फ्यूचर की सेल्स गिर सकती है। आ रही है समझ में। फिर इवैल्यूएट द इम्पोर्टेंस टू पीपी, क्या इंपॉर्टेंस है पीपी की, वर्कफोर्स प्लान ऑफ वर्कफोर्स।
वर्कफोर्स प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है पीपी के, ठीक है, वर्कफोर्स प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है पीपी के। अब ये कितने मार्क्स है, दो नॉलेज, दो एप्लीकेशन, दो छह। अब सबसे पहले तो 12 मार्क का देख करना हमारे बच्चे 12 मार्क के लिए क्या लिखेंगे, वर्कफोर्स प्लानिंग 12 मार्क, ओ माय गॉड। अरे भाई रिलैक्स, क्या पूछा है, वर्कफोर्स प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बताओ, ठीक है, किसको, पीपी के, सही है। अब सुनिएगा, नॉलेज के 2 मार्क्स कैसे मिलेंगे, जब आप बता दो वर्कफोर्स प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, और क्या बताती है वर्कफोर्स प्लानिंग, क्यों कर रहे हो, देखिए बोला, इसने बोला अगर आप बता दो ना कि वर्कफोर्स प्लानिंग क्या क्या इंक्लूड करती है, मैं आपको 2 मार्क्स दूंगा, क्योंकि नॉलेज है फॉर द यूज एंड कंटेंट ऑफ वर्क। सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ वर्कफोर्स प्लानिंग, एंड देन उसका क्या क्या इंक्लूड होता है इसके लिए, ये 2 चीजें लिखेंगे, आपको नॉलेज के मार्क्स पूरे मिल गए, और नॉलेज की जरूरत ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कफोर्स प्लानिंग टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर नीड्स, या इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स ऑफ अ बिजनेस, कि फ्यूचर में वर्कफोर्स को कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इट इंक्लूड्स एनालाइजिंग द करंट वर्कफोर्स एंड डिटर्मिनिंग द फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स ऑफ अ बिजनेस। करंट वर्कफोर्स कितनी है, फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स कितनी है, ये 2 चीजें बता दी, अभी कितने लोग हैं, फ्यूचर में कितने चाहिए, कितने वर्कर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड, क्या स्किल रिक्वायर है, तो ये सारी चीजें आप जब इनमें से कोई भी 2 बातें लिखोगे प्रॉपर, आपको नॉलेज का मार्क्स मिल जाएगा, खत्म हो गई कहानी, और आगे कुछ भी नहीं, नॉलेज मिल गई। अब बताओ कि वर्कफोर्स प्लानिंग ये इस गमले वाले के लिए कैसे काम आएगी, ठीक है। तो आप बताओगे कि भाई इसके पास एक तो टोटल 570 वर्कर्स है, 12 लार्ज शॉप्स है इसके पास, ठीक है, और कुछ जगहों पे 20% इसका इसका जो है वो लेबर टर्नओवर है, तो 20% का जिक्र, 12 लार्ज शॉप्स का जिक्र किया आप लोगों ने, तो यहाँ कहीं भी ये 2 चीजों का जिक्र कर लिया, आपको आराम से एप्लीकेशन के पास, ठीक है। अब आपने करनी है एक एनालिसिस और फिर उसकी फर्दर एनालिसिस, ठीक है, कि अगर ये वर्कफोर्स प्लानिंग करता है तो इससे क्या होगा, आप बेनिफिट बता, क्या होगा, ठीक है। अगर वो वर्कफोर्स प्लानिंग करता है तो उसको दोनों डिविजन की, अब डिविजन है कौन कौन से, ग्रोइंग एंड प्लांट, यही है ना, ठीक है, दोनों के पता चल जाएगा कि क्या क्या स्किल्स चाहिए वर्कर्स को, ठीक है, फार्मिंग वाले को क्या चाहिए, रिटेलिंग वाले को क्या चाहिए, प्लांट रिटेल, ये 2 काम कर रहा है, ठीक है, इसको क्या चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे हमें सही वर्कर्स मिल जाएंगे, और सही वर्कर्स मिलेंगे तो हमारी जो है वो हमारे जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, बिल्कुल कर सकते हैं, ये देखिए इसमें हुई भी है, जब हमें पता चल जाएगा फ्यूचर वर्कफोर्स नीड, तो हमें मार्केट शेयर को मेंटेन करने में आसानी रहेगी, और हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हमें पता चल जाएगा, अगर के हमें वर्कफोर्स जा रहे हैं, वर्कफोर्स प्लानिंग हमें हेल्प करेगा अपने लेबर टर्नओवर को एक तरीके से कम करने के लिए भी, या फिर जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनकी जगह नए वर्कर्स को लाने के लिए भी। और उसके बाद यहाँ देखिए, एंड में 6 मार्क्स कैसे लें, आपको बताना है, is it important or not, depends on, ठीक है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको। अब यहाँ देखिए, ये इसने आपको एक तरीके से छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ठीक है, वो एग्जाम्पल क्या दिए इधर, कि वर्कफोर्स प्लानिंग इज वेरी, ये आपने एंड में देखा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने जजमेंट दे दी, सवाल का जवाब दे दिया, कि सवाल का जवाब ये है कि वर्कफोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अब जवाब आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। So workforce planning is very important to people because it is a large business.
with many employees that are essential to the success. आपका भी कोई भी आए ना सवाल, अभी अगर इसका वर्कफोर्स प्लानिंग का आ गया तो आप सेम ये दो बातें तो सेम लिख सकते हो कि भाई इस पना के लिए वर्कफोर्स प्लानिंग बहुत आवश्यक है कि वो वर्कफोर्स प्लानिंग से रिलेटेड सवाल हो। पता चला कोई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस था तो उसमें ये बात लिखकर नहीं आ जाना, ठीक है। अच्छा, अब आपने लिखा कि भाई वर्कफोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि लार्ज बिजनेस है और बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो कि बहुत एसेंशियल है सक्सेस के लिए, इसके एक बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत एसेंशियल है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में एक चीज मिसिंग है, कौन सा बिजनेस, कौन सा बिजनेस? अब यहाँ एप्लीकेशन, और जैसे ही एप्लीकेशन होगी मैं लेवल 3 पे चला जाऊंगा, किस पे चला जाऊंगा? लेवल 3 पे। देखें, वर्कफोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपी, ये आया पहला, बिकॉज इट इज अ लार्ज बिजनेस विथ 570 एम्प्लॉयज। ये क्या हो गई 570 बच्चों? 570 क्या हो गई? दैट आर एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द, ये हो गई दूसरी। तो इस तरह आपको लेवल 3 मिल गया। क्या मिल गया? लेवल 3। अच्छा, मगर ये सिर्फ 3, ये एक ही है, आपको इसके साथ एक और चीज ऐड करनी है, ये तो जरूरी है, लेकिन ये तो आपका सवाल का जवाब हो गया ना, ये तो सवाल का जवाब। इसके अलावा आपको डिपेंड्स ऑन शॉर्ट रन लॉन्ग रन में से भी कोई एक चीज डालनी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कफोर्स प्लानिंग डिपेंड्स ऑन लोकल इकोनॉमी। For example, the importance of workforce planning depends on the local economy. For example, if there was high unemployment, then PP might easily replace workers without the need of to plan. अब वर्कफोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है यानी डिपेंड करता है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगी तो आपको आसानी से बंदा मिलेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट लो होगी तो आपको बंदा सही तरीके से नहीं मिलेगा। इसकी 12 रिटेल शॉप के लिए। तो देखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कफोर्स प्लानिंग डिपेंड्स ऑन लोकल इकोनॉमी। For example, if there was high unemployment near PP's 12 retail shops, then PP might easily replace workers without the need to plan. देखिए कैसे जानबूझ के 12 का जिक्र और 570 का जिक्र डाल के एप्लीकेशन देख रहे हैं आप, ये करना है इसके, ये करना है and you'll get the marks. देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर बात करता हूँ। जी बेटा बिल्कुल, आपने किया डिफाइन वर्कफोर्स प्लानिंग, ठीक है, और इसके कंटेंट डाल दिए एंड व्हाट डज इट इंक्लूड। फिर हमने यहां पर ऐड किया why is it important for PP। उसके लिए हमने केस से बातें की, केस वर्ड्स इस्तेमाल किए, सही है। और चाहो तो इसके साथ आप एक एडवांटेज भी लिख सकते हो, एडवांटेज। अब बताओ व्हाट विल दिस एडवांटेज लीड टू। ये हो गई एनालिसिस, इससे क्या होगा। फिर बताओ अगर ऐसा हुआ तो व्हाट विल दिस फर्दर लीड टू। ये हो गई डेवलप्ड एनालिसिस। तो आप यहाँ देखें, ये आपने डिफाइन और इसका कंटेंट बता दिया, दो नॉलेज मिल गई। इसको सही तरीके से आपने दो एप्लीकेशन की। जैसे आपने पहली एनालिसिस की, आपको पहले एनालिसिस का मार्क्स मिला, और जब उसको डेवलप की तो दूसरा एनालिसिस का मार्क्स मिला। देखिए दूसरा एनालिसिस का मार्क्स तभी मिलेगा जब डेवलप करोगे। हाँ, आप 4 एडवांटेजेस लिख दो, लेकिन चारों एडवांटेजेस में आपने एक एक एनालिसिस की होगी तो आपको एक टोटल एक एनालिसिस का मार्क्स मिलेगा। दूसरा एनालिसिस का मार्क्स फर्दर लीड टू ही, दूसरा एनालिसिस का मार्क्स फर्दर लीड टू ही, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इवैल्यूएशन की बाकी के 6 मार्क्स के लिए, और इवैल्यूएशन में आपने
यस बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपने बताया व्हाई डू यू थिंक सो, क्योंकि लार्ज बिजनेस होता है, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि इसके पास 570 एम्प्लॉइज हैं। ये दूसरा आपने डिपेंड्स ऑन बताया, डिपेंड्स ऑन किस पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, कि अगर इसकी 12 शॉप्स के पास अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो फिर इसको प्लान की जरूरत नहीं होगी, प्लान नॉट नीडेड। ये आपने करा और ये पूरा 12 मार्क की कहानी बन गई। अब ये एक पेज पे खत्म हो, शॉर्ट रन लॉन्ग रन में भी कुछ लिख सकते हो आप। अब ये एक पेज पे खत्म हो या ये सवा पेज पे जाए, ये बहुत है। दूसरे केस स्टडी पे निकल जाए, दूसरी केस स्टडी पे निकल जाना, दैट इज। हाँ, डिपेंड्स ऑन में कोई डिसएडवांटेज डाल दो, अगर डालते हैं, अगर इसमें फिट हो रहा है तो डाल दो, ठीक है, कोई मसला नहीं, मगर फिट होना चाहिए ना। अब इतने सारे टॉपिक्स हैं, मैं एक पे तो नहीं बोल सकता कि डिसएडवांटेज में डालेंगे तो इवैल्यूएशन मिलेगी नहीं मिलेगी, फिट होता तो देखिए। जी रजा। अब दूसरी केस स्टडी है, इसी की एक और केस स्टडी भी कर लेते हैं, ठीक है। द ड्रिंक कंपनी, अब इसमें बॉस्टन मैट्रिक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, बॉस्टन मैट्रिक्स।